एक और मामला आपको पता है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी जिसमें पीटीआई की ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक तफसील बयान की गई है। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जिक्र है और उसमें भी बताया गया कि किस तरह जनवरी में जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें अबराज ग्रुप की फंडिंग का तस्करा था, लेकिन उसकी ओनरशिप के बारे में तफसील मौजूद नहीं थी। और इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर यह कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वूट ऑन क्रिकेट के ज़रिए या अबराज ग्रुप के ज़रिए पीटीआई को फंडिंग आई है या नहीं आई है। उन्होंने इससे लाइल्मी का इजहार किया है। और पीटीआई के बानी रुकन फॉरेन फंडिंग केस में पिटिशनर हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब। अकबर एस बाबर साहब, ये जो स्टोरी आई है इस पर डिस्कशन हो रही है दुनिया भर में भी, हमारे यहाँ भी, आपको पता ही है। इसमें क्या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ इलेक्शन कमीशन में नहीं पेश किया गया हो या नहीं पता हो उन लोगों को? आवाम तक तो सर्टनली इसकी तफसील इसी स्टोरी के थ्रू पहुँच रही है, लेकिन जो केस ये फॉलो करते हैं सहाफ़ी वगैरह, उनको इसमें से काफ़ी कुछ पहले से मालूम भी है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शॉकिंग स्टोरी है और इसमें जो नई मालूमात आई हैं वो फर्दर रीइंफोर्स करती हैं इस बात को कि पीटीआई और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की कोशिश की, मिसलीड करने की कोशिश की और हकायक उनके सामने ही रखे। और मैं ये साथ बताता चलूं कि जो इसमें बहुत अहम तरीन बात है वो ये है कि एक गैर मुल्की अरब शेख है, उनकी तरफ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वूट ऑन क्रिकेट जो कंपनी थी जिसके 2.1 मिलियन आइडेंटिफाई किए थे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के जरिए, वो पैसा वहां से कॉन्ड्यूट के तौर पे इस्तेमाल हुई वो कंपनी, और वो पैसा फिर पीटीआई के अकाउंट्स में आया। और न सिर्फ वो बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वहां से पैसा एक इंसाफ ट्रस्ट है जो इमरान खान के दोस्त तारिक शफी और उनके उसके जरिए भी ट्रांसफर हुआ। तो जबकि जो वूट ऑन क्रिकेट की तरफ से जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में 15 मार्च 2022 को जमा कराया गया पीटीआई की तरफ से, यानी इमरान खान की तरफ से, उसमें उन्होंने दावा किया था कि ये तमाम पैसा जो है 2.1 मिलियन डॉलर्स ये उन्होंने दुबई, मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों से जमा किया था। जबकि अब पता चल रहा है कि उसमें एक अरब शेख जो है उनका बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मिलियन प्लस डॉलर्स उधर से भी आए और अबराज की कंपनियों की तरफ से पैसा है जो ट्रांसफर हुआ पीटीआई के। तो ये तो एक बहुत बड़ी रेवलेशन है और ये फर्दर उस बात को रीइंफोर्स करती है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने उनको मिसलीड किया, उनसे झूठ बोला, उनको जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, जिसके जरिए वो ये साबित करना चाहते थे कि जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आ गया कि ये तमाम पैसा जो है ये लीगल है। जबकि अब मजीद ये एविडेंस जो है ये बहुत शॉकिंग है। इसमें जी अकबर बाबर साहब, आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं शॉकिंग, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने एविडेंस दिया ईसीपी को वो मुख्तलिफ है और जो इस आर्टिकल में हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं वो आपको भी शॉकिंग लग रही है क्योंकि वो एक एडिशनल है एविडेंस आपके लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एविडेंस तो बहुत है ना। एविडेंस तो ये भी है कि अमेरिका में 2 कंपनियां रजिस्टर हुई और 3+ मिलियन डॉलर्स वहां से आए, वो भी गैर कानूनी था। एविडेंस तो ये भी है कि 350 गैर मुल्की कंपनियों ने पीटीआई को फंड किया, ये भी बड़ा सीरियस एविडेंस है जो ऑलरेडी मौजूद है। 88 फॉरेन नेशनल्स ने इस स्कूटनी कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने पीटीआई को फंड किया, जिसमें एक भारतीय नवाज भी है, भारतीय शहरी, जिन्होंने फंडिंग की। तो एविडेंस फिनलैंड से भी आया, पीटीआई फिनलैंड के जरिए, नॉर्वे के जरिए, और जो सब ये सारी चीजें कंसील की गई, ये तमाम चीजें उस वक्त सामने आई जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया। तो हमने तो स्टार्ट किया एक प्रोसेस को जिसके जरिए हमने बेसिक एविडेंस दी थी, अमेरिका की, मिडिल ईस्ट की, वीडियो दी थी इनको, डॉक्यूमेंट्स इनको दिए। अच्छा, इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन में अकबर साहब, वो वूट ऑन क्रिकेट के जरिए या अबराज ग्रुप के जरिए क्या लाइल्मी का इजहार करते हैं या किसी और पे जिम्मेदारी डालते हैं? अगर वो लाइल्मी का इजहार कैसे कर सकते हैं जबकि एक क्रिकेट मैच जिसका तस्करा भी है इस स्टोरी में, उसमें तो वो खेले हैं, उसकी तो तस्वीर शाया हुई, मतलब सामने आ गई है, जिसमें आपको पता ही वो बड़ा उसका तफसील से जिक्र है इस क्रिकेट मैच का।
देखिए, उन्होंने जो एविडेंस इन सपोर्ट जब ये स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया और ये शवाहिद सामने आए, तो उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मिसलीड किया। जैसे मैंने जिक्र किया कि आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप का हेड था और जो क्लेम करता है कि वो वूटन का भी मालिक था, उसकी तरफ से एक एफिडेविट जमा कराया गया, वो ऑन रिकॉर्ड है। ये अलग बात है कि उस एफिडेविट पे कोई डेट नहीं है, वो एफिडेविट सर्टिफाइड नहीं है, वो एफिडेविट नोटराइज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जमा कराया और उसमें ये लिखा कि ये जो तमाम पैसा वूटन से आया है ये पाकिस्तानियों का पैसा है जो मैंने जमा किया था। तो ये जब अब ये जो एविडेंस आई है कि नहीं, इसमें अबराज का पैसा था, इसमें अरब शेख का पैसा था, $1 मिलियन वहां से भी आए और वो पीटीआई के अकाउंट्स में गए, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया है, जो साइमन क्लार्क हैं जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है, कि उनके पास तमाम मनी ट्रेल्स हैं, उनके पास जो ट्रांसफर पैसा होता है उसकी एविडेंस है, इनके पास ईमेल्स हैं अबराज ग्रुप के जो सीनियर बिटवीन। अच्छा अकबर साहब, ये जी साइमन क्लार्क ने, आपको पता है, वो द की मैन किताब भी लिखी है, उन्होंने ही किताब लिखी है बेसिकली, तो उन्होंने आरिफ नकवी साहब के ऊपर वो किताब लिखी है, उसमें ये सारी हकायक सामने आए जिन्होंने स्टोरी भी की है। आप बानी रुकन हैं, आपके ख्याल में क्या आरिफ नकवी साहब शुरू से इतने ही क्लोज थे इमरान खान साहब के साथ? वो मतलब वो किसी के कहने पे सब कुछ कर रहे थे, वो खुद जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और वो जो अरब शेख का आप तस्करा करते हैं, आपके ख्याल में कभी इमरान खान साहब ने तस्करा किया कि जनाब इस तरह से गैर मुल्की कुछ रहनुमा हैं जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, या कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तमाम मामलात उन्होंने खुफिया रखे और अपने तक रखे। ये बाद में ये फैक्ट सामने आए कि वो उनके इतने करीब थे और फिर ये फंडिंग भी करते थे, और फिर जाहिर है वो मेरी जाती राय में काफ़ी एम्बिशियस थे। और जब इमरान खान 2018 में इक़्तिदार में आए तो इनिशियली उनकी जो इकोनॉमिक काउंसिल थी, एडवाइजर्स थे, उसमें ये मौजूद होते थे, बैठे होते थे और इनको मशवरा देते थे। और जैसा कि बाद में बशीर मेमन साहब जो DGFIA फॉर्मर थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो कराची इलेक्ट्रिक का जो सेल होनी थी, उस सेल में एक रुकावट थी कि उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, जिसपे उन पे प्रेशर डाला गया इमरान खान की तरफ से, अकॉर्डिंग टू बशीर मेमन, कि आप इस डील में रुकावट ना बने, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा डोनर है। तो ये जो सारी चीजें ये फिर बाद में रिवील हुई। उस वक्त मेरे इल्म में हरगिज ये नहीं था कि ये इस किस्म की, मेरे इल्म में उस वक्त जो एविडेंस आया वो भी बहुत सीरियस था कि अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर की गई हैं और जगहों से पैसा आ रहा है एम्प्लॉइज। ये वाला वूटन क्रिकेट वाला मामला बाद में आपको पता लगा? और ये आपको क्या उस वक्त पता था वूटन क्रिकेट कंपनी का? और खास तौर पे क्योंकि ये अकाउंट्स तो सारे वो केमन आइलैंड वगैरह में थे, ये आपको उस वक्त पता था कि ये भी कोई कंपनी है जिसके थ्रू पैसे आ रहे हैं? जब ये केस फाइल किया था आपने? नहीं, उस वक्त ये कंपनी का जो एविडेंस है, ये स्टेट बैंक से जब पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट्स रिवील हुई, उसके अंदर लिखा हुआ था कि वूटन क्रिकेट लिमिटेड से मुख्तलिफ किस्तों में $2.1 मिलियन डायरेक्ट पीटीआई के अकाउंट में है, जो कि एक ग्रॉस वायलेशन है फंडिंग लॉज की, जो बड़ा क्लियरली कहता है कि डोनेशंस कैन ओनली बी रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल्स। यहाँ तक वो कानून कहता है कि अगर इवन पोर्शंस ऑफ फंड्स आर रिसीव फ्रॉम फॉरेनर्स, तो फिर आप फॉरेन एडेड पार्टी की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये जो वायलेशन थी, मेरे सामने जो उस वक्त एविडेंस था वो ये था कि अमेरिका से फंडिंग आ रही है गैर कानूनी तौर पे, कंपनियों के जरिए मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, हुंडी के जरिए पैसा आ रहा है, क्योंकि उन मुलाजमीन ने मुझे खुद आके बताया कि हमारे जाती अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आता है और पीटीआई की टॉप लीडरशिप जो है वो कैश चेक साइन करके ये पैसा निकालती है। तो उस वक्त हमारे पास जो एविडेंस थी वो हमने रखी और फिर हमने इस्तदा की कि मजीद इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो वो प्रोसेस जब चलता रहा और स्टेट बैंक से जब जुलाई 2018 में पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट्स आई, उसमें फिर पता चला कि वूटन भी एक कंपनी है जिसके जरिए बड़े पैमाने पर आपका फैसला महफूज हो गया। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस स्टोरी से भी और कुछ हकायक हैं जो उन तक पहुंच सकते हैं?
मेरे ख्याल में तो ये रीइंफोर्स करेगा, ये उनको मजीद ताकत देगा और मजीद फैक्ट्स जो है उसको रीइंफोर्स करेगा कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग रिसीव की है। न सिर्फ रिसीव की है बल्कि फिर इलेक्शन कमीशन को, जैसे कि मैंने पहले कहा, एफिडेविट्स के जरिए फॉल्स इंफॉर्मेशन देके उनको गुमराह करने की कोशिश की गई है। और जाहिर है कि जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं एज लेट एज 15 मार्च 2022 को, तो वो इमरान खान की तरफ से जमा करा है ना। अब इमरान खान इस आर्टिकल में के मुताबिक क्लेम कर रहा है कि मुझे नहीं पता कि पुतिन के पीछे कौन था। तो अगर आपको कैसे नहीं पता कि आपने जब एफिडेविट जमा करवाया है उसमें आप दावा कर रहे हैं कि ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों का है, तो ये फिर एक और अच्छा अकबर बाबर साहब, अब तो ये बात कंपाउंड हो रही है क्योंकि अगर देखा जाए तो फैसला तो महफूज हो चुका है काफ़ी देर से। अब प्रेशर डलेगा आपके ख्याल में कि अब फैसले को सरेआम आ जाना चाहिए और फैसला दे दे? देखिए, मैं जब ये फैसला महफूज हुआ 21 जून को, तो ये सवाल उठा कि कितने जल्दी फैसला आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये 8 साल की इसकी तारीख है और इसमें बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं, फर्स्ट इंप्रेशन केस है और बहुत डिटेल्ड एविडेंस है, हर चीज को प्रेजेंट करना है। फिर उसमें गलत बयानी, मिसलीड किया इलेक्शन कमीशन को। फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट एक और किया कि 11 अकाउंट्स को डिसओन किया पीटीआई ने, क्योंकि जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में स्टेट बैंक के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स आए उसे पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पे अकाउंट्स को कंसील किया गया, वो भी इस आर्टिकल में उसका जिक्र है। तो फिर पीटीआई ने राय फरार क्या इख्तियार की कि उन्होंने 11 अकाउंट्स को डिसओन किया जो स्टेट बैंक के जरिए पीटीआई के अकाउंट से, और साथ लिखा कि इन लोगों ने ये अकाउंट्स को ऑपरेट किया है, हमारे इल्म में नहीं था, मरकजी फाइनेंस बोर्ड के हमारी इजाजत के बगैर अकाउंट खोले गए। अब उन अकाउंट्स में कौन ऑपरेट करता था? उसको असद कैसर करता था, उसको इमरान इस्माइल करता था, उसको शाह फरमान करता था, उसको जो कराची में नजीब हारून है वो करते थे, समर अली खान करते थे, और मियां महमूद रशीद पंजाब के। तो पीटीआई की तमाम टॉप लीडरशिप उन अकाउंट्स को ऑपरेट करती थी। तो इससे दो बातें और निकली, एक कि आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कि इन्होंने गैर कानूनी अकाउंट, और दूसरा जो इससे ज्यादा खतरनाक बात निकली वो ये कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए कि इन अकाउंट्स को पीटीआई सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड दिसंबर 2012 में ऑपरेट कर रही थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला गया, फिर इलेक्शन कमीशन को मिसलीड किया गया। तो ये बड़े संगीन मामलात हैं जिनके अब फैक्ट्स सामने आ चुके हैं और मजीद आ रहे हैं कि इन्होंने एक पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रेल बनाने की कोशिश की जो फेक थी, जाली थी और मिसलीडिंग थी, और जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। जहां तक फैसले का ताल्लुक है तो ये जाहिर है इसमें कुछ वक्त तो लगना था, चंद हफ्ते तो कम से कम लगने थे। अब उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है, अभी तक मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये जल्द अज जल्द ये फैसला अनाउंस किया जाए। और मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत शुक्रिया आपका अकबर बाबर साहब। इस सारी गुफ्तगू के बाद हामिद मीर साहब का एक जुमला जो है ना वो मेरे कान में रेजोनेट कर रहा है। बड़ा मानी खेज है कि इसके बाद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी और मुमकिन तौर पर वहाँ से उनको रिलीफ प्रॉबेबली शायद मिल जाए।